पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन बनने संभव हैं। 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। चलिएगा, पीरियोडिक टेबल देखो इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं भाई? 18। और 7 क्या होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। देखो अगर मैं ग्रुप की बात करूं, देखो ग्रुप नंबर 1, ये 2, ये वाला 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th, 12th, आगे आ गया 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और ये आ गया 18th। ठीक है, अब ये जो पहले वाला ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 1। और इसमें जितने भी मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स देखो लिथियम मेटल है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हालांकि ये जो हाइड्रोजन है इसको भी इधर रखा गया है, लेकिन ये एक मेटल नहीं होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी। इसको हम नॉन मेटल की ही कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल की तरह भी हैं और नॉन मेटल की तरह भी हैं। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पीरियोडिक का सबसे पहला एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, और अगर मैं इन मेटल्स की बात करूं जो ग्रुप नंबर 1 में होते हैं, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ठीक है जी, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। फिर अगर मैं दूसरे दूसरे ग्रुप की बात करूं जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है, इसका नाम हम देते हैं, इसको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है जी, फिर अगर मैं 13th एलिमेंट पे चला जाऊं सीधा, 13 एलिमेंट से हमारी जो है वो कौन सी डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जा, सॉरी, एफ बी, एस पी, पी ब्लॉक हो गया। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये फर्स्ट और सेकंड वाले, इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट और सेकंड वालों को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 NS2 होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है? एस सब सेल में जाता है। इसके बारे में बात करेंगे, ये सब सेल क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, SPDF क्या चीज है। अभी के लिए सिर्फ मोटी मोटी जानकारी लेते हैं। फिर ये जो सेंटर वाला है आ गया हमारा ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो देखो आपको नीचे दिख रहा है, ये दो अलग से दिए हुए हैं, इसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके जी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। तो देखो ये जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें मेनली क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। जबकि मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे हमें सारे के सारे नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। सारे के सारे नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलो इतनी बात होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लू से मार्क किया हुआ है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। फिर ये जो दूसरे नंबर पर आ गए, ये वाले ये जो रेड से यहाँ पे
मार्क किए गए हैं ये होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या होते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। फिर उसके बाद ये जो ब्लू से या पर्पल से जो मार्क किए हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं। अब देखो कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे जो जो मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? मेटलॉइड्स बोल देते हैं। जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स बोलेंगे। मेटलॉइड्स। फिर उसके बाद जो हमारे रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, ये देखो रिएक्टिव नॉन मेटल्स अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बताऊं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, सेलियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हो जाएंगे? ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स हो जाएंगे। फिर ये जो पिंक से मार्क किया हुआ है ये वाला, ये रेड भी हो सकता है, ये कुछ ऐसा ही दिखने में लग रहा है, रेड या पिंक, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोल देंगे नोबल गैसेस। क्या बोल देंगे इनको? इनको बोलेंगे नोबल गैसेस। अब ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। नॉन रिएक्टिव। ठीक हो गई बात। चलो भाई बहुत बढ़िया इतना। फिर उसके बाद लेंथेनाइड्स आते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो दो हमें पीरियड्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो पहले वाला पीरियड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है लेंथेनाइड्स। क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड्स। और ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्टेनाइड्स बोला जाता है। फिर ये जो ग्रे से मार्क किए हुए हैं, ये देखो ये ग्रे से जो मार्क किए हुए हैं ये कैसे हैं? ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे ये अननोन, इनकी प्रॉपर्टीज हमें अभी तक पता नहीं है। हालांकि डिस्कवर कर दिए गए हैं कि हाँ जी इस प्रकार के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज पता नहीं है। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, क्या इनके लिए कंडीशंस होनी चाहिए, इनके बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो इस तरह से ये हमारा पीरियोडिक टेबल चलता है। अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 में कौन आता है? बोरोन आता है। अगर ये बोरोन है स्टार्टिंग में तो इसको क्या बोल देंगे? बोरोन फैमिली बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बोरोन फैमिली बोल देंगे। फिर ये जो लास्ट में है 18th ग्रुप जो है इसको तो हमने बोल दिया, क्या बोला? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये कैसे रहती है? अकेली रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नोबल बोला जाता है। ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो हमारी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है, इसको हम बोलते हैं हेलोजन्स। क्या बोलते हैं? हेलोजन्स। ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अभी के लिए मैं इतना बताते देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल देते हैं। तो फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूं, तो ये वाली देखो ग्रुप नंबर जो 14 है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कार्बन फैमिली। क्या बोला? इसको बोला कार्बन फैमिली। ओके जी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, नाइट्रोजन वाली फैमिली आ जाती है। नाइट्रोजन वाली फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोला जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली बोला जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद आगे ऑक्सीजन वाली आ गई, यानी कि ग्रुप 16 है ये ऑक्सीजन वाले। और इनको क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई ये, इनको बोला जाता है कैल्कोजन्स। क्या बोला जाता है? कैल्कोजन्स। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सेलियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ये क्या हो गए? कैल्कोजन्स हो गए। ठीक है जी, कैल्को
जन्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे सर इसको तो कैल्कोजेंस बोला जाता है। बोरोन फैमिली ग्रुप 13 हो गया, कार्बन फैमिली ग्रुप 14, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली इसको बोला जाता है। ठीक है जी, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं, देखो ये एक हो गया सोडियम, एक हो गया पोटासियम, इन दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। फिर इन दोनों को कैसे स्टोर किया जाता है, कैरोसिन ऑयल में। किसमें, कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि सोडियम और पोटासियम जो है वो बाइग्रेसली बाइग्रेसली यानी कि धमाकेदार तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, एक विस्फोटक पदार्थ बना देते हैं, जो कि क्या करता है, फायर इजीली कैच कर लेता है। अगर फायर कैच कर ली तो ये नुकसान करेगा, इसलिए इसको हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। अगर मैं सीजियम की बात करूं, सीजियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट रिएक्टिव कैसा है ये, मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम मेटल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं मेटल्स। मेटल्स की अगर बात की जाए, मेटल्स मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पहले। मेटल्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात आ जाती है, मेटल कैसे होते हैं, ये तो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस बोले तो चमकीले, आहा भाई चमकीले, जैसे कि गोल्ड हो गया है ना भाई, कितना चमकीला। कैसा यूज किया जाता है, ज्वेलरी में यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट्स की तरह यूज किया जाता है। वजह क्या है, एक तो वजह होगी ये चमकीले होते हैं, दूसरी वजह होगी गोल्ड की कि ये कैसा होता है, नॉन क्रोजिव होता है, मतलब ये खराब नहीं होता है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, इसके साथ कोई भी चीज रिएक्ट नहीं करती है, तो रिएक्ट नहीं करेगी तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है, लस्ट्रस मतलब कि चमकीले, यानी कि शाइनी इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई देखो, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में तारों का यूज किया जाता है, तो तारें किसकी किसकी होती हैं, देखो तांबे की तार हो गई, फिर सिल्वर की तार हो गई, फिर कॉपर की तार हो गई। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ साथ में। एग्जाम्पल बोले तो कॉपर, एग्जाम्पल बोले तो सिल्वर, एग्जाम्पल बोले तो एल्युमिनियम, इनकी तारें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो आजकल जो कल जो भारी तूफान आया हुआ था शाम को, या परसों परसों शाम को, तो आपने देखा होगा कि तारें भी टूट गई हैं। और जो बिजली की मोटी मोटी तारें होती हैं, एक पोल से दूसरे पोल में लगाई जाती हैं, वो किससे बनी होती हैं, एल्युमिनियम से बनी हुई होती हैं। फिर यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये जो सिल्वर जो है, ये सबसे गुड कंडक्टर होता है। मोस्ट मोस्ट गुड कंडक्टर, मोस्ट बोले तो सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मोस्टली मेनली। लेकिन हम इसका यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भैया ये चांदी जो है महंगा बहुत है। अगर हम इसका यूज तारों में लगाने के लिए करेंगे तो सरकार का सारा पैसा तो तारे बनाने में ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम मुख्यतः किसका यूज करते हैं, कॉपर का, सीओ होगा यहाँ पे, कॉपर का यूज हम करते हैं जनरली। ठीक है जी, तो ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो हम करते हैं वो आ जाएगा डेंसिटी। इनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी कैसी होगी, हाई डेंसिटी होगी। ठीक है जी, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब डेंसिटी की बात भी अब मैं आपको बताता हूँ, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है ना भाई, मेटल का एक बॉक्स है, तो मेटल का जो बॉक्स है उसने कितना स्थान घेरा हुआ है वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, और उसका मास कितना है
उसको हम क्या बोल देते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान में बात रखना। इसके यूनिट्स की बात करूं तो देखो, मास के यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम होते हैं। वॉल्यूम के क्या होते हैं, आप बोलोगे कि सर ये तो लीटर होते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर लीटर बन जाएगा, या फिर ग्राम पर ml बन जाएगा। अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं बोलूंगा किलोग्राम लीटर -1, और इसको क्या बोलूंगा, ग्राम मिलीलीटर -1 बोलूंगा। ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई बोले तो इनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है इनकी मेल्टिंग के लिए। मेल्ट करना, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉलिड है, तो अब हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म में बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। साथ में मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, हाई होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि बताओ भैया सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है। तो अगर मैं बात करूं टंगस्टन, क्या बोलेंगे, टंगस्टन। टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है जी। इसका सिंबल क्या होता है, W होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, आंसर आ जाएगा टंगस्टन। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं, डिग्री सेल्सियस में बात करूं, तो ये 3414 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होना शुरू होता है। देखो कितनी ज्यादा बड़ी रेंज है। फॉरेनहाइट में बात करूं तो 1177 डिग्री फॉरेनहाइट। और अगर मैं बात करूं इसके केल्विन में, तो केल्विन में कितना आ जाएगा, केल्विन में लगभग लगभग देखो 3687 केल्विन। तो ये इसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर है किसका, टंगस्टन का। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है मेलेबिलिटी। कौन सी है ये, मेलेबिलिटी। मेलेबल होते हैं ये, मेलेबिलिटी, मेलेबल। मेलेबल का मतलब हो गया दे कैन बी ड्रॉन इनटू सीड्स, सीड्स, ड्रॉन इनटू सीड्स। हम इनको सीड्स में बदल सकते हैं। भाई पीट पीट के क्या बना दी, इनकी सीड्स बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, गोल्ड। तो आपने देखा होगा जब ज्वेलर जो है वो ऑर्नामेंट बनाता है गोल्ड के, तो वो क्या करता है, उसको पीटता है और एक पतली सी सीट बना देता है। फिर अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, देखो एल्यूमिनियम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल आ गया आयरन का, जो हमारे घरों की छतें होती हैं, घरों की छतें होती हैं, वो कैसे, लोहे की जो होती हैं, वो भी तो शीट्स ही हैं। तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इनको शीट्स में ड्रॉन किया जा सकता है। और इस इनकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं, कि ये मेलेबल। उसके बाद नेक्स्ट बात कर देता हूँ, डक्टाइल। ये कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल में ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम मेटल्स को इसमें वायर्स में बदल सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स। उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, तो जितनी भी तारों के लिए यूज की जाती है मेटल्स, सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। जैसे कि कॉपर आ गया, जैसे कि एल्यूमिनियम आ गया। तो ये डक्टिलिटी फिनोमिना प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है जी। चलिए उसके बाद, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो आपने सारे के सारे मेटल आज तक जितने भी देखे हैं वो कैसे हैं, वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। कैसे हैं भाई, सॉलिड्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक और बात करूं एक्सेप्शन की, तो एक एक्सेप्शन भी है, और वो है Hg। Hg बोले तो, Hg बोले तो मरकरी। मरकरी, भाई ये जो मरकरी होता है ये कैसा होता है, लिक्विड होता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है, ऐसा मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, Hg जिसका सिंबल होता है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास आ जाता है कि ये मेटल जो होते हैं वो एपेक होते हैं, ओपेक होते हैं। अब ओपेक क्या होता है? देखो, ओपेक का मतलब है ऐसा कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जिसके आर पार देखा नहीं जाता है, वो क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। तो मेटल के आर पार नहीं देखा जा सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देंगे? कि मेटल्स आर ओपेक। ठीक है, इन यहाँ पे लिख देता हूं, इनके आर पार, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ऑलराइट, अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। बोला ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो सॉलिड आ गया तो हार्ड भी आ ही जाएगा। बोला ये हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन दो को छोड़कर। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा सोडियम जिसको हम Na सिंबल देते हैं, और एक हो गया हमारा पोटासियम जिसको कि हम K सिंबल देते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। कैसे हैं भाई? सॉफ्ट मेटल्स हैं। इतने सॉफ्ट हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। कैन कट विद नाइफ, कैन कट विद नाइफ। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी। ये कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब हो गया साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड प्रोड्यूसिंग। तो जब हम इनको पीटते हैं या फिर हम इनसे कुछ टकराते हैं तो साउंड आती है भाई। जैसे कि स्कूल की घंटी होती थी ना, टन 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 टन, क्या किया जाता था? मेटल को, है ना, जो घंटी का मेटल है, या घंटी जिस मेटल से बनी है उसको हम पीटते थे भाई, हथौड़े से पीटते थे, आवाज निकलती थी। यस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरस, कि ये मेटल पीटने के ऊपर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। चलें, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज कर लिए जाए। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज थी जो हमने पहले पढ़ी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब देख के हम इनको बता सकते हैं। हाँ जी, हार्ड है, सॉफ्ट है, बिल्कुल ठीक है। इनको हम तारों में बदल सकते हैं, हाँ जी। इनको हम सीड्स बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सोनोरस है, हाँ जी, सोनोरस भी है। ये सारी की सारी फिजिकल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मतलब कि इनके ऊपर केमिकल्स का क्या फर्क पड़ता है, क्या ये किसी के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे अगर मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बताऊं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगी इजीली क्रोडेबल, इजीली क्रोडिबल। क्रोडिबल का मतलब क्या हो गया? कि इनको जंग लग जाता है। जो मेटल्स का जंग लगना, उसको क्या कहते हैं? क्रोजन कहते हैं। जंग लगना, दैट इज कोरोजन, कोरोजन। ठीक है, तो बहुत सारे सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? क्रोजेबल होते हैं। ठीक है जी, तो इनको जल्दी से जंग लग जाता है। लेकिन लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं, एक्सेप्ट हम बोलेंगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड को जंग नहीं लगता है। फिर मैं बोल दूंगा सिल्वर, सिल्वर को भी जंग नहीं लगता है। फिर मैं बोल दूंगा प्लेटिनम, प्लेटिनम तो आपने सुना होगा, प्लेटिनम, है ना भाई, सबसे महंगा धातु, सबसे महंगी धातु, जिसके क्या अगर बनाते हैं हम, गहने बनाते हैं। ये तीनों के तीनों गहने बनाने के लिए इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होते हैं। खराब नहीं होते हैं तो एक बार खरीद लिए, फिर भाई मजे करते रहो, है ना। लोगों को बताओ अच्छे अच्छे गहने डाल के, भाई ये मेरा गोल्ड का, ये तो मैंने नया लिया भाई, ये मेरा पुराना, ये मेरा ऐसा, ये, है ना। तो इनको इजीली जंग नहीं लगता है, सो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है, इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए,
जो मैं बात बोलूंगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे को जंग लग जाता है, कैसे जंग लगता है, व्हेन आयरन आयरन कम इन कांटेक्ट विद, कम इन कांटेक्ट ऑफ, कांटेक्ट ऑफ एयर, वाटर और मॉइस्चर। जब ये लोहा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, हवा के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो खराब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, और इसी जंग लगने को क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट इट, इसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इट, गैल्वेनाइजेशन इज डन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज डन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि हम लोहे के ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं, किसी ना किसी एलिमेंट की प्लेटिंग कर देते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक प्लेटिंग करते हैं, जिंक से लोहे को कवर कर देते हैं ताकि लोहे को जंग ना लगे, जिंक प्लेटिंग ऑन आयरन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये सारी की सारी बातें भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। भाई अगली प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, चलें देखें। यस, बोलता है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूं मेटल्स दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हमें पता है कि कोई भी अगर हमारा एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके बीच में क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब ये न्यूक्लियस आ गई, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बोलेंगे सर प्रोटॉन होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड भाई। अगर हम बात करें कि सर इनमें तो ये जो एटम होता है इसके चारों ओर, या ये जो न्यूक्लियस होती है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे हो रही है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सोडियम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज 11। तो जितने जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो ये हमारा जो एस सब सेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर मैं बात करूं कि पी में कितने आते हैं, तो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद डी की बात करूं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ की बात करूं तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। आगे जब हम वो पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे, कैसे लिखते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ठीक है। अभी के लिए आपने ये ध्यान रखना है, ये जो हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 1s1, ये इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। यहाँ पे इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम 2 के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर 10 आएंगे, एफ के अंदर 14 आएंगे, मैक्सिमम की बात हो रही है। अब जब ये मेटल्स, अब मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, ये देखो 3s में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इससे यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो फिर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 और 2p6 बन जाएगी। अब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दे कैन डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम, सोडियम इस तरह से बताएंगे। अब ये सोडियम कैसे बन गया, पॉजिटिव बन गया। कब बनता है पॉजिटिव, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है या लूज कर देता है। जब भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की
कमी है। जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब उसके पास उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये कम कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दान में दे दिया, दान में दे दिया, लूज कर दिया, तो भाई अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहा। एक इलेक्ट्रॉन कम रहा तो उसके सर के ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है जी, चलेंगे, बहुत बढ़िया। उसके आगे आगे वाली जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स। मजे की बात मैं बताऊं कि जो जितने भी मेटल होते हैं वो नेचुरली बेसिक होते हैं, बेस होते हैं भाई, बेसिक होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। सर ये बेसिक ऑक्साइड क्या चीज है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जब भी मेटल किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। देखो ये वाला मेटल जो है वो मेटल ही लिख दिया हमने, ऑक्सीजन से क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। तो ये इसने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। अब ये जो मेटल ऑक्साइड ये बनाएगा ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर। कैसा होगा भाई, बेसिक इन नेचर होगा। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ, हाँ जी सर एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं सोडियम, मान लेते हैं सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब मेटल क्या है, यहाँ सोडियम है तो मैं लिखूंगा सोडियम, और ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से बन जाता है Na2O। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे सोडियम ऑक्साइड। क्या बोल देंगे भाई, इसको बोल देंगे सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा। कैसा होगा भाई, बेसिक होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब इसको बैलेंस भी करो तो मेरे को यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, और तभी तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। अब यहाँ पे सोडियम 4 हो गया, 2 ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, फिर एक और बात आती है कि सोडियम और पोटाशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको कहाँ पे रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या बचता है इसमें प्रॉपर्टीज में, देख लेते हैं भाई एक बार। हम्म, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ये बात हमने कर ली। ठीक है भाई, अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, अब थोड़ा ही समय बचा हुआ है हमारे पास। तो बोलेंगे कि इनके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लो, हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कैसी होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कैसी होती है, कम होती है। और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब ये किसी चीज को रिड्यूस करने का काम करते हैं। हालांकि ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बिहेव इनकी होती क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन। पढ़ेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं 2-3, फिर हम इसको क्लोज करते हैं आज की क्लास को। चलो भाई, मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब हो गया अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, उसका नाम आ जाता है एल्यूमिनियम। क्या नाम आ जाएगा भाई, एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2 की जो बात कर लेते हैं, सबसे कम रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या बोला, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होता है, प्लेटिनम भाई, प्लेटिनम।
तभी तो इसका यूज हमने पहले भी बात कर ली कि गहने बनाने के काम आता है। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है भाई, रिएक्ट नहीं करेगा भी तो फायदा ही फायदा है। चलो उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा सीजियम। सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? सीजियम है। देखो ये सारी की सारी बातें आपके लिए बहुत ही जरूरी है न? और आपने देखा होगा एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ भाई कौन सा मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, कौन सा जो है वो चमकीला है, किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, कौन जो है वो क्रोजन शो करता है या रिएक्ट करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लेटिनम हो गया हमारा, फिर सीजियम हो गया, इन सब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो रिकॉर्डिंग कर देते हैं।